Hello everyone, wish you a very prosperous new year to all the Tips family. एक और नया साल, एक और नया महीना और टिप्स टॉक्स पे एक और नया वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इमर्जिंग प्रोफाइल जो आजकल के ट्रेंडिंग मार्केट में चल रही है, जिसका नाम है SAP FICO और उसका अपडेटेड वर्जन है S/4HANA। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बिकम ए SAP FICO कंसल्टेंट एंड व्हाट आर द स्टेप्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ योर कैरियर, कि आप क्या स्टेप्स लें कि आप SAP FICO कंसल्टेंट बन सकें। उससे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं विनीत कुमार और मैं एक SAP FICO कंसल्टेंट हूँ। अप्रॉक्स 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा वर्किंग का और मैं 3 MNCs में काम कर चुका हूँ, जिसमें से एक Big 4 भी है। So after completing my BTech, I joined in a startup company as a software developer and there I was working as a programmer. And वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ प्रोग्रामिंग काम करके, मतलब मेरे को फील नहीं आ रहा था, वो कंफर्टेबिलिटी नहीं था मेरे पास कि एक जॉब लगती है, खुशी होती है। वो पहला जॉब था, वो मुझे खुशी नहीं था, बहुत ही स्ट्रेस होने लगा था मुझे कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग करके। तो विदिन 3 to 4 months मैंने वो पहला जॉब छोड़ दिया और फिर मैं सोचने लगा कि अब क्या करना है, मतलब ऐसा कुछ खोजना है ज़िंदगी में करने को जिसमें प्रोग्रामिंग ना हो एटलीस्ट। ऐसा नहीं है प्रोग्रामिंग इज़ अ बैड थिंग, बट प्रोग्रामिंग मेरे को नहीं जची, मेरे से नहीं हो पाया। तो बहुत लोग से बात करने के बाद, बहुत सीनियर लोग से डिस्कस करने के बाद मुझे एक अच्छा प्रोफाइल जानने को मिला जो SAP प्रोफाइल था। और फिर SAP में ऐसा नहीं था कि मैंने SAP में सुना और मैं सीधे जंप हो गया SAP में और कहीं स्विच करने लगा या कहीं इंटरव्यू के लिए खोजने लगा। मैं SAP जानने के बाद फिर SAP में नियर अबाउट 40+ मॉड्यूल्स हैं। फिर मुझे वो सबसे चैलेंजिंग था ये सोचना, ये डिसाइड करना कि कौन से मॉड्यूल में मुझे काम करना है। तो बहुत सारे रिसर्च किए मैंने, बहुत सारे यूट्यूब से मैंने देखा कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या मार्केट का अपॉर्चुनिटी है, कैसा पैकेज है, क्या ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं, किस मॉड्यूल में ऑनसाइट अपॉर्चुनिटीज है। बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक फाइनल रिजल्ट मिला कि FICO जो एक मार्केट में अच्छा पहुंच है इसका, और आने वाले समय पे कुछ भी हो, रिसेशन हो, बिजनेस रुकने वाला नहीं है। तो FICO मैंने सोचा सबसे बेस्ट होगा लेने को, तो मैंने लिया। फिर मैंने FICO को सीखा कैसे पहले, क्योंकि मैं टोटली बीटेक बैकग्राउंड से हूँ और ये जो FICO था ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग है। टोटली ये फाइनेंस रिलेटेड चीज़ था जो कि मेरे बैकग्राउंड से कुछ भी नहीं मात करता था। तो मैंने इसको पहले यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, बेसिक इसका यूट्यूब से सीखा, फिर कुछ यूडेमी कोर्सेज लिया और उसके बाद अप्रॉक्स 1 month का रिसर्च करने के बाद यूट्यूब पे, गूगल पे करने के बाद फिर मैंने एक अच्छा सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोज के मैंने सीधे ऑफलाइन ट्रेनिंग लिया पहले, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। तो ऑफलाइन ट्रेनिंग वाज द बेस्ट फॉर मी। और आज के दिन में मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या ऑनलाइन कौन से ट्रेनर से आप ट्रेन कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छे ट्रेनर है जो आपको SAP में 0 to हीरो बना सकते हैं, जो हमारे चैनल का थीम है। टिप्स टॉक्स का थीम ही है 0 to हीरो बनाना किसी को। तो ये हम बात करेंगे आने वाले अपने पूरे इस वीडियो। सो व्हाई SAP ही क्यों? तो आफ्टर लिविंग माय फर्स्ट जॉब इट वाज वेरी ड्रामेटिकली डिस्टर्बेंस फॉर मी, क्योंकि एक स्टार्टिंग में जॉब मिलना वाज नॉट इजी फॉर एनीवन। So again searching somewhere and again searching something different from coding. So when I thought about SAP was totally new for me. I was totally zero from there and it was totally a fresh start for me. It's not like I have to again think about the programming or I have to again take that programming and I have to make my career. So in a short way I can say it was a totally programming free technology. ऐसा नहीं है कि SAP में प्रोग्रामिंग था, प्रोग्रामिंग नहीं है, SAP में भी प्रोग्रामिंग है, बट उसमें 40+ मॉड्यूल्स है, जिसमें बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स भी है जिसमें आप प्रोग्रामिंग का यूज़ नहीं करते हैं। SAP में अगर बात करें तो SAP ABAP, SAP बेसिस, ये सब में है कि आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अदर देन दीज 2 मॉड्यूल और सम ऑफ अदर मॉड्यूल्स आल्सो इंक्लूड प्रोग्रामिंग, बट अदर देन सम ऑफ द मॉड्यूल्स देयर आर मेनी मॉड्यूल्स व्हिच डोंट नीड एनी प्रोग्रामिंग, बिकॉज उसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत ही नहीं है। वहाँ
टोटली कॉन्फ़िगरेशन पे काम होती है, कंप्लीटली बिजनेस डेवलपमेंट पे काम होती है। So why I choose FICO in SAP? Why not other module? So before coming to that, I will just tell you what is FICO. It's a financial accounting as well as controlling. And the financial accounting is the business module that completely all the financial management things, and the controlling is like the internal management things. And why I choose FICO? Yeah, the first question is, and now I'm going to tell you all these things in a point. What is that exactly? Why I choose FICO and why I choose SAP FICO. So the main reason was the market demand. The market demand of FICO is very much. If you see today's market, or if you go for a job search for any of the SAP profile, you can find everywhere the FICO position is available if you compare with other modules. So the first reason why I choose FICO is the market demand, and the second thing was it handles maximum of the financial business. All the financial business in the market is going to be handled by SAP itself. If you see, every business, every customer, every client in the market is coming to SAP. Now I get to know about that. The fact is, near about 95% of the client of the customer from Europe, US and Canada are on SAP. There is very less customer who is working on Oracle, PeopleSoft or some of the Microsoft and etc, some of the technologies or some of the ERP models, but maximum of the client are on SAP, and it was a good going to be market for the future, at least for 1 or 2 decades from my knowledge at least. In fact, it is not like FICO is only the module which you can think that it is the main thing or you can go with. There are many other modules. It's just my interest that I came to FICO and I make my career. FICO is a very bulk, I can say very bulk, or if it's a very huge module where you can find accounts payables things, accounts receivable things, asset accounting things, all the entire bank transaction where you have to integrate with SAP Treasury, also all the general ledger things. Also it integrates with the material, the procurement team, the sales and distribution, and also the project system where the client is going to describe exactly what the work is going it is going to be work on the SAP page. And then I can say you have to be most sure that exactly what you are going to select for each module. SAP है क्या? तो अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ये एक ERP मॉडल पे काम करता है। मतलब कि अगर आपके पास एक बिजनेस है, अगर आप एक दुकान खोल रहे हैं और आप उसी दुकान को किसी दूसरे शहर में भी खोल रहे हैं, उसी दुकान को किसी दूसरे लोकेशन में खोल रहे हैं, एक शहर में 5 दुकान है, एक और दूसरे शहर में फिर 5 दुकान है। अगर मालिक एक है, अगर ओनर उसका एक है, तो आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई एक चीज चाहिए जहां से आप बिजनेस चला सके उसका। तो ये एक SAP ERP पे काम करती है। अगर मैं ऑफिशियल वर्ड में बोलूं, ERP which is known as Enterprise Resource Planning। अब Enterprise Resource Planning क्या है? ये भी एक तरह का बिजनेस है, और SAP एक सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस को हेल्प करती है पूरे अपने बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि 5 बिजनेस आपके एक शहर में है, तो SAP एक सिस्टम में वो आपका 5 बिजनेस रहेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका सब कुछ एक बिजनेस एक ही सिस्टम में है। आपको सब कुछ पता चलते जाएगा कि एग्जैक्टली क्या बिजनेस हो रहा है और किस तरह का बिजनेस चल रहा है। आपका लॉस है, आपका प्रॉफिट है, आपका किस तरह का बिजनेस में क्या एंट्रीज हो रहा है, किस तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो SAP एक ऐसा दुनिया का बड़ा कंपनी है जो आपको प्रोवाइड करता है ERP मॉडल पे कि आप एक जगह पे बैठ के दुनिया के किसी कोने में आप रह के आप वहां से बिजनेस कर सकते हैं। ये लेकिन छोटे छोटे बिजनेस के लिए नहीं है, एक बहुत बड़े मतलब कि 1000 करोड़ के बिजनेस के लिए ही होता है। So what is exactly mean by S/4HANA? S/4HANA का मतलब होता क्या है? S/4HANA is like suit for HANA। तो suit और for मतलब FOR, for का मतलब है HANA, HANA because it is only for database HANA, और किसी database पे ये S/4HANA काम नहीं होगा।
पहले ECC में बहुत सारे अदर देन इसको HANA भी काम होता था, लेकिन अब सिर्फ HANA पे काम होने वाला है, इसलिए इसका नाम इसको HANA है। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और बहुत ही आराम से, मतलब हर तरह का ऑप्शन है इसमें, हर तरह का आप रिपोर्ट देख सकते हैं, हर तरह का आपको फंक्शनैलिटी मिलता है। जैसे कि यूजर एक्सेप्टेंस के लिए आपको सबसे अच्छा है इसमें फ्यूरी ऐप का दिया गया ऑप्शन, जिसमें कि आप बहुत आराम से बैठ के कहीं भी किसी तरह बैठ के किसी भी ऐप को यूज कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर से डील कर सकते हैं, किसी भी वेंडर से आप किसी तरह का सामान खरीद सकते हैं, जो कि ये बहुत अच्छा चीज़ है। दूसरा चीज इसका जो है BI रिपोर्ट बहुत ही कम ERP मॉडल्स में आज के दिन में है, जो कि इसको HANA में एक अच्छी तरह से दिखाता है। और तीसरा जो है स्टैटिक एनालिसिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच इज देयर इन SAP HANA, क्योंकि किसी चीज का अगर सेल्स का या बिजनेस का स्टैट देखना ही सबसे अच्छा बताता है कि कैसा आपका सेल्स चल रहा है, कैसा आपका बिजनेस चल रहा है। तो SAP में जो डेवलपमेंट होती है, इम्प्लीमेंटेशन 3 तरह की होती है। एक होती है सिस्टम कन्वर्जन, एक होती है लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन, एक होती है न्यू इम्प्लीमेंटेशन। तो न्यू इम्प्लीमेंटेशन को हम ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं, जो कि एक स्क्रैच से शुरू होती है। मतलब एक क्लाइंट है जो शुरू से ही बिजनेस में आना चाह रहा है, मतलब स्टार्टिंग है उसका बिजनेस का, तो वो चाह रहा है कि हमें बिजनेस सेटअप करना है, तो उसको हम लोग ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। फिर दूसरा होता है सिस्टम कन्वर्जन, जिसको हम लोग ब्राउनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ब्राउनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन वो है जैसे कि एक क्लाइंट है जो ECC ओल्ड सिस्टम पे काम बिजनेस उसका चल रहा है, लेकिन उसको इसको HANA पे आना है, क्योंकि इसको HANA बहुत सारे चीज़ फंक्शनैलिटी देती है, द कॉम्प्लेक्सिटी, द फ्लेक्सिबिलिटी टू डू द बिजनेस, बहुत सारे चीज़ है। तो सिस्टम कन्वर्जन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में आने के लिए कम्प्लीटली एग्री करते हैं, लेकिन आपको उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए ERP मॉडल का होना चाहिए। अगर आप उससे भी पुराने ECC के मतलब SAP के मॉडल पे या R3 या R2 पे है, तो आपको उसके पहले ECC पे आना पड़ेगा, ECC के बाद ही आप इसको HANA पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हो गया सिस्टम कन्वर्जन। और जो लास्ट जो है लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम ब्लू इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। इसमें होता क्या है कि अगर एक क्लाइंट है, मेनली ये बड़े क्लाइंट के लिए लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है। तो अगर मान लीजिए क्लाइंट है जिसका 5-6 बिजनेस है या 5-6 कंट्रीज में बिजनेस है, और वो चाहता है कि हमको इसको HANA में आना है। हो सकता है उसका बिजनेस कुछ SAP में भी चल रहा हो, ECC या पुराने सिस्टम में, या हो सकता है उसका कुछ नॉन SAP सिस्टम में भी चल रहा हो। तो एग्जैक्टली उसको चाहिए कि वो चाहता है कि कंप्लीटली मेरा बिजनेस इसको HANA में आ जाए, तो उसके लिए लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता है, जहाँ पे कि बिना बिजनेस को रोके हुए, बिना बिजनेस को किसी तरह से भी ब्लॉक किए हुए, पैरेलली वो इसको HANA पे भी बिजनेस करेगा, पैरेलली उसका ECC पे भी बिजनेस होगा। लेकिन इसको HANA सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए करंटली चलेगा, और ECC पे उसका अपना जो पुराना बिजनेस चल रहा है चलते जाएगा। जब एक कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन हो गया इसको HANA पे, फिर उसको अपना ओल्ड सिस्टम को यूज करना है, एज ए लेगेसी सिस्टम यूज करना है तो करेगा, नहीं तो फिर लेगेसी सिस्टम को वो कंपाइल करके वहाँ छोड़ देगा, उसको कोई जरूरत नहीं है, सब डाटा ट्रांसफर करके इसको HANA पे ले आएगा। तो पहले वाले ECC में ओल्डर वर्जन में हम लोग जो मेथोडोलॉजी यूज करते थे उसका नाम था ASAP मेथोडोलॉजी, बट अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसको HANA में, उसका नाम है एक्टिवेट मेथोडोलॉजी। तो मेरा ये कंसेप्ट है कि मैं आने वाले वीडियोस में इसके बारे में, हर टॉपिक्स के बारे में जो भी मैंने अभी यूज किया या जो भी मैंने डिस्कस किया, छोटे छोटे शब्दों में मैंने डिस्कस किया, उसको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा। ब्रीफली एक टॉपिक को उठा के मैं उसमें बनाऊंगा वीडियो। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि कौन सा वीडियो आपको पहले चाहिए, या कौन सा वीडियो पे आप कंटेंट में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं पहले, क्योंकि मेरे पास सब सारा कंटेंट है, मेरे पास सब सारा नॉलेज है, मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा। मैं बुकिश नॉलेज या जो यूट्यूब पे हर जगह आपको मिल रहा है वो चीज़ मैं बोलने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ बताऊंगा कि क्लाइंट से जब इंटरेक्शन होती है तो रोड प्रोजेक्ट पे क्या काम होता है, एक्टिवेट मेथोडोलॉजी का नया एग्जैक्टली है क्या, मतलब क्या क्लाइंट में, मतलब कि एग्जैक्टली एजाइल का जो फॉलो हो रहा है उसमें एक्टिवेट का क्या रोल है। तो ये सब नए चीज़ की बात करूंगा। फिर एसेट अकाउंटिंग में कंप्लीटली जो डिप्रिसिएशन का नया चेंजेस आया वो है क्या, और भी बहुत सारे न्यू फंक्शनैलिटी है। अगर आपको कुछ भी डालना है मुझसे पूछे, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। इस वीडियो तक के लिए मैं यहीं तक रहना चाहूँगा, और ये काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है आई गेस। तो या मैं अभी के लिए तो बाय बोलना चाहूँगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम बहुत जल्दी और नया कंटेंट बना सकें, और मुझे बताएं कि किस चीज़ पे बनाना है अगला वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।